असम के घने जंगलों और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक किंगडम की ऐसी कहानी जो सिर्फ युद्ध और विजय की नहीं बल्कि एक सपने की थी। थाई माइग्रेंट जो हजारों किलोमीटर दूर से आए थे। ये एक ऐसी डायनेस्टी की कहानी जो 600 साल तक अपने शौर्य से नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर राज करता रहा। कैसे सुखापा और उनकी ताई आहूम कम्युनिटी ने असम की ज़मीन पर अपना घर बनाया, कैसे उन्होंने लोकल ट्राइब से समझौता करके एक सुपर पावर की नींव रखी और कैसे एक छोटे से माइग्रेटरी ग्रुप ने एक बड़ा साम्राज्य का रूप ले लिया। आज के इस वीडियो में हम ये सब के बारे में जानेंगे। सुखाफा ताई आहूम के एक प्रमुख नेता 1228 एडी में अपने लोगों के साथ थाईलैंड से ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ माइग्रेट हुए। ये माइग्रेशन एक लंबी और मुश्किल यात्रा थी जो उन्होंने डेंस जंगल्स, माउंटेन्स और नदियों को पार करके की थी। जब सुखाफा अपनी प्रजा के साथ ब्रह्मपुत्र वैली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये ज़मीन फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल भी। आहूम किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट ग्रेजुअल था। सुखाफा ने अपनी लीडरशिप स्किल का इस्तेमाल करके अलग अलग रीजन में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे एक पावरफुल किंगडम बनाया जो एक समय तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डोमिनेट करता रहा। जब सुखाफा ने ब्रह्मपुत्र वैली में अपना बेस इस्टेब्लिश कर लिया तब उन्होंने अपने किंगडम का एक्सपांसन करना शुरू किया। इनिशियल एक्सपांसन इफोर्ट के दौरान आहूम ने अपने नाइबरिंग ट्राइब जैसे मोरान, बोराही, चुतिया और कछरी पर फोकस किया, लेकिन उन्होंने ये एक्सपांसन वायलेंट कन्क्वेस्ट के थ्रू नहीं किया बल्कि उन्होंने एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाया। आहूम्स ने लोकल ट्राइब के लीडर से अलायंस बनाने की कोशिश की और उनको अपने किंगडम में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने समझा कि अगर वो अपने एक्सपांसन को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहता है तो लोकल ट्राइब्स को अपने दुश्मन बनाने से अच्छा है कि उनको अपने साथ मिलाकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाए। सुखाफा और उनके सक्सेसर ने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की और ये इंश्योर किया कि लोकल ट्राइब्स का कल्चर और सोशल इंटीग्रेशन स्मूथली हो। आहूम्स ने अलायंसेस बनाने के लिए मैरिजेस और कल्चरल एक्सचेंजेस का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने लोकल ट्राइब्स के लीडर के साथ इंटर मैरिजेस प्रोमोट किए ताकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। ये एक डिप्लोमेटिक मूव था जिससे आहूम ने ट्राइब्स का सपोर्ट और लॉयल्टी गेन की। आहूम्स ने लोकल ट्राइब की ऑटोनॉमी को भी कुछ हद तक रेस्पेक्ट किया, लेकिन उनको ग्रेजुअली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे पेक सिस्टम में इंटीग्रेट किया। पेक सिस्टम क्या है इसको हम आगे समझेंगे। इस तरीके से आहूम ने अपना कंट्रोल धीरे धीरे एक्सपांड किया और एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया जो लोकल ट्राइब्स की लॉयल्टी और यूनिटी पर आधारित था। उन्होंने अपने एक्सपांसन को सिर्फ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने कल्चरल और सोशल अलायंसेस भी बनाए। ये उनकी डिप्लोमेसी थी जिसकी वजह से आहूम एक इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल एंटिटी बन पाए। आहूम किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक और ऑर्गेनाइज्ड था जिसे पेक सिस्टम के नाम से जाना जाता था। ये सिस्टम एक इफ़िशिएंट वे था रिसोर्सेज और मैन पावर को मैनेज करने का। पेक सिस्टम के तहत हर एडल्ट मेल को पेक कहा जाता था और हर पेक को स्टेट के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करना होता था। इस सिस्टम में पेक को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था जिन्हें गोट कहते थे। एक गोट में 4 लोग होते थे। हर गोट का एक मेंबर एक्टिव ड्यूटी में होता था जबकि बाकी के 3 रिजर्व में रहते थे। ये रोटेशन सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव था क्योंकि इससे मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता था और हर पेक को अपने एग्रीकल्चर और पर्सनल वर्क करने का भी टाइम मिलता था। पेक्स की ड्यूटीज़ अलग अलग होता था। कुछ मिलिट्री सर्विसेज में थे, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे जैसे रोड्स और बिल्डिंग बनाना और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी इन्वॉल्व होते थे। इससे किंगडम को एक ऑर्गेनाइज और लॉयल वर्कफोर्स मिलता था जो डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में होता था। पेक सिस्टम ने इंश्योर किया कि किंगडम के पास हमेशा एक रेडी वर्कफोर्स और आर्मी हो बिना किसी हेवी टैक्सेशन या मॉनिटरी बर्डन के। आहूम किंगडम का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्राइमरीली एग्रीकल्चर पर आधारित था। ब्रह्मपुत्र वैली की फर्टाइल लैंड का फुल यूटिलाइजेशन किया गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जैसे राइस, मस्टर्ड और पल्सेस ग्रो किए गए। आहूम ने इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप किया जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड भी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। आहूम ने अपने नाइबरिंग रीजन के साथ ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किए। लोकल प्रोडक्ट जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चरल सरप्लस को ट्रेड किया जाता था। इससे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और ट्रेड से काफ़ी वेल्थ जनरेट की। टैक्सेशन सिस्टम भी काफ़ी सिस्टेमेटिक था। पेक सिस्टम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज और लेबर मिलता था, इसीलिए हेवी टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं थी। लैंड टैक्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर कुछ टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे जो किंगडम का रिवेन्यू सोर्स था।
अहोम ने ये इंश्योर किया कि टैक्सेस रीजनेबल रहे ताकि लोगों का बर्डन कम हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। अहोम किंगडम की मिलिट्री स्ट्रेंथ उनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गोरिल्ला टैक्टिक्स और ट्रेन की नॉलेज पर आधारित था। उन्होंने अपने लोकल इन्वायरमेंट का फुल एडवांटेज लेकर अपनी आर्मी को ऐसे ट्रेन किया था कि वो ज़मीन, जंगल और नदियों का स्मार्ट यूज़ कर सके। अहोम्स ने गोरिल्ला वेयरफेयर का काफ़ी इफेक्टिव यूज़ किया। ब्रह्मपुत्र वैली के डेंस फॉरेस्ट, स्वम्प और रिवर उनके लिए एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता था। अहोम्स अपने कॉम्बैट स्किल के साथ नेवल स्ट्रेंथ पर भी फोकस करते थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर अपनी नेवी इस्टेब्लिश की थी, जिससे वो वाटर बेस्ड वेयरफेयर में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए। अहोम ने अपनी हिस्ट्री में काफ़ी मेजर वॉर्स लड़ी है, लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट कन्फ्लिक्ट मुगल एम्पायर के साथ था। मुगल और अहोम के बीच कई बैटल्स लड़े गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है बैटल ऑफ सरायगढ़ 1671। इस बैटल में अहोम्स ने अपने इंटेलिजेंस, नेवल स्ट्रेंथ और गोरिल्ला टैक्टिक्स का फुल यूज़ किया। बैटल ऑफ सरायगढ़ के दौरान मुगल फोर्सेस ने ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू अहोम पर अटैक करने की कोशिश की। अहोम्स के जनरल लचित बोरफुकन ने अपनी नेवल फ्लीट को स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया और गोरिल्ला वेयरफेयर का यूज़ करके मुगल नेवी को कंफ्यूज कर दिया। अहोम ने एक कंबाइन अटैक स्ट्रेटेजी यूज़ की, दोनों लैंड और रिवर बेस्ड फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन बना के। उन्होंने मुगल्स पर छोटे छोटे क्विक अटैक्स किए और उन्हें डिमोरलाइज कर दिया। लचित बोरफुकन ने नाइट अटैक्स, रिवर बैरियर्स और लोकल ज्योग्राफी का स्मार्ट यूज़ करके मुगल आर्मी को ट्रैप किया। अहोम्स की नेवी ने ब्रह्मपुत्र रिवर के नैरो पैसेजेस और स्ट्रॉन्ग करेंट का यूज़ करके मुगल बोट को डिस्टर्ब किया। ये बैटल अहोम मिलिट्री पावर्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें उन्होंने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज और सुपेरियर टैक्टिक्स से एक पावरफुल एम्पायर को डिफीट किया। अहोम किंगडम का एक यूनिक एस्पेक्ट ये था कि उन्होंने अपने आप को लोकल कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे से एसिमिलेट किया और उनके कल्चर्स, ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट किया। इस कल्चरल एसिमिलेशन ने उनके किंगडम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड बनाया। अहोम्स काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने असली ताई बिलीफ्स के साथ साथ लोकल हिंदू ट्रेडिशन को भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने हिंदू टेम्पल्स बनाने और लोकल डाइटिस की पूजा करने में काफ़ी योगदान दिया। अहोम किंगडम्स ने टेम्पल जैसे शिवा डोल, विष्णु डोल और कामाख्या टेम्पल के रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया, जिससे उनका इन्फ्लुएंस और रिलीजियस सपोर्ट बढ़ा। आर्ट्स और क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट भी अहोम किंग्स के योगदान से ही हुआ। उन्होंने लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट किया और उनको टेम्पल्स, रॉयल प्लेसेस और अदर मोन्यूमेंट्स बनाने में इन्वॉल्व किया। अहोम एरा का आर्किटेक्चर उनके ताई अहोम स्टाइल और लोकल असमीज स्टाइल का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखाता है। उन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया और असमी सिल्क, जो आज मुगा सिल्क के नाम से जाना जाता है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। हैंडीक्राफ्ट जैसे पोटेरी, वुड वर्क और मेटल वर्क को भी उन्होंने एनकरेज किया, जो उनकी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना और कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया। अब कैसे इस डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, इसके बारे में जानेंगे। अहोम किंगडम्स का डिक्लाइन धीरे धीरे इंटरनल कन्फ्लिक्ट, रिवेलियन और एक्सटर्नल इन्वेजन के कारण हुआ। ये चैलेंजेस उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वीकेंड करते गए, जिससे उनका वंस पावरफुल एम्पायर कमजोर पड़ने लगा। अहोम किंगडम में ग्रेजुअली इंटरनल स्ट्राइफ और सक्सेशन डिस्प्यूट बढ़ने लगे। अहोम किंग्स के बीच पावर स्ट्रगल और कंस्पिरेसी ने इंटरनल यूनिटी को वीक कर दिया। कई बार अहोम नोबिलिटी और ऑफिशियल्स ने भी अलग अलग फैक्शन बना के पॉलिटिकल पावर में इंटरफेयर किया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी इफेक्ट हुई। इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते लोकल चीफ और ट्राइब ने भी रिवेलियन करना शुरू कर दिया, जो एक बड़ा चैलेंज बन गया। इसके अलावा एक्सटर्नल इन्वेजन ने भी अहोम किंगडम को काफ़ी डैमेज किया। सबसे बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट बर्मिस इन्वेजन था, जो 1817 से 1826 के बीच में हुआ। बर्मिस फोर्सेस काफ़ी पावरफुल थे और उन्होंने अहोम को मल्टीपल टाइम्स अटैक किया। अहोम्स के वीकेंड स्टेट और इंटरनल स्ट्राइफ ने बर्मिस इन्वेजन को और भी इफेक्टिव बनाया। बर्मिस फोर्सेस ने धीरे धीरे अहोम टेरिटोरीज पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया और अहोम किंगडम काफ़ी एक्सटेंड तक कोलैप्स कर गया। बर्मिस इन्वेजन के बाद अहोम किंगडम्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अटेंशन में आया। ब्रिटिश ने यह देखा कि आसाम का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और ये रीजन काफ़ी फर्टाइल भी है। ब्रिटिश ने बर्मिस फोर्सेस को आसाम से निकालने के लिए 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर शुरू की, जो 1826 में ट्रीटी ऑफ यंदबो से ख़त्म हुआ। इस ट्रीटी के अंदर आसाम का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया और अहोम किंगडम ऑफिशियली ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। यह अहोम किंगडम का एंड था, जो लगभग 600 साल तक ब्रह्मपुत्र वैली में एक डोमिनेंट पावर बना रहा। ब्रिटिश रूल के आते ही अहोम किंग्स और नोबिलिटी का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया और असम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा बन गया।
अहोम किंगडम का कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी आज भी असम के कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी में देखा जा सकता है। अहोम्स ने असम की कल्चर को सेव करने में एक मेजर रोल प्ले किया। उनके टाइम में असमीज लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ जो ताई, अहोम और लोकल लैंग्वेजेस का एक ब्लेंड था। आज असमीज लैंग्वेज असम की एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी बन चुका है। अहोम्स का कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर, लिटरेचर और आर्ट्स में भी है। उन्होंने असम के कई टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए जो उनकी रिलीजियस और आर्किटेक्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। अहोम क्रॉनिकल, जिसे बुरांजिस कहा जाता है, असमीज हिस्ट्री और कल्चर का एक वैल्यूएबल सोर्स है। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अहोम रूलर्स ने लिखवाए थे, जिसमें उनके रूल, ट्रेडिशंस और डेली लाइफ का डिटेल अकाउंट है। बुरांजिस अहोम किंग्स के टाइम के इवेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, वार्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस का डिटेल अकाउंट देते हैं। ये क्रॉनिकल्स ताई अहोम लैंग्वेज में लिखे गए थे और उनका एम था अहोम किंगडम की हिस्ट्री और अचीवमेंट को प्रिजर्व करना। बुरांजिस ने अहोम सोसाइटी की सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ को डॉक्यूमेंट किया, जो असम की हिस्ट्री और लिटरेचर का एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। अहोम ने ये इंश्योर किया कि उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली मेंटेन हो, जिससे उनकी लेगेसी फ्यूचर जनरेशन तक पहुँचे। अहोम्स नेचर वर्शिप और एंसेस्टर वर्शिप में बिलीव करते थे और उनके रिचुअल्स काफ़ी डीपली स्पिरिचुअल और कम्युनिटी सेंट्रिक होते थे। उनके ओरिजिनल ताई गॉड्स और डाइटिस जैसे लंगकुरी और चाउफिदम का अहोम सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन जैसे जैसे अहोम का इंटरेक्शन लोकल इंडियन कम्युनिटीज से बढ़ा, उन्होंने ग्रेजुअली हिंदुइज्म को भी अपनाया। अहोम किंग्स ने हिंदू प्राइस्ट और ब्राह्मण्स को अपने किंगडम में इनवाइट किया और लोकल हिंदू प्रैक्टिसेस जैसे विष्णु और शिवा वर्शिप को भी इंटीग्रेट किया। अहोम्स ने अपने इंडिजिनियस बिलीफ्स और हिंदुइज्म का एक सिंक्रेटिक ब्लेंड बनाया, जिसमें उनके ट्रेडिशनल ताई रिचुअल और लोकल असमीज हिंदू प्रैक्टिसेस का कम्बिनेशन देखा जा सकता है। ये सिंक्रेटिक बिलीफ सिस्टम ने अहोम सोसाइटी को कल्चरली रिच बनाया, क्योंकि उन्होंने अपनी ताई रूट्स को मेंटेन करते हुए लोकल हिंदू प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट किया। आज भी असम के रिचुअल्स और फेस्टिवल में अहोम और हिंदू ट्रेडिशन का ब्लेंड देखा जा सकता है।